हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्नव गोयल। वेलकम टू द सोशल डेन फॉर क्लास 10। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले ये समझते हैं। पावर शेयरिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की हिस्ट्री, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि बेल्जियम में अकोमोडेशन कैसे करा गया, बेल्जियम की डाइवर्सिटी क्या थी, श्रीलंका की डाइवर्सिटी क्या थी, कहाँ पे क्या हुआ, उससे पावर शेयरिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, accommodation in Belgium, why power sharing is desirable and forms of power sharing। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन से। देखो ये चीज़ याद करने वाली है, सिंपल है। 59% population used to live in Flemish region and speak Dutch language, 40% live in Wallonia region and speak French language। ठीक है, 59% फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच स्पीक करते थे। ठीक है, 40% वेलोनिया में रहते थे और फ्रेंच स्पीक करते थे। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका जो मैंने यूज़ करा था वो ये था कि फ्लेमिश एफ से स्टार्ट होता है और फ्रेंच एफ से स्टार्ट होता है, उल्टा है बिल्कुल। फ्लेमिश रीजन डच स्पीक करते हैं, वेलोनिया फ्रेंच स्पीक करते हैं। 59% फ्लेमिश है और 40% ये अपना फ्रेंच स्पीकिंग है वेलोनिया रीजन में। रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन लैंग्वेज इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स। 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20% स्पीक डच। देखो अब इससे एक चीज़ समझो, फ्रेंच माइनॉरिटी में है यहाँ पे और कैपिटल सिटी ब्रसल्स में मेजॉरिटी में है। पूरा चैप्टर ही इस पे बेस्ड है। ठीक है, रीजन्स फॉर टेंशन इन बेल्जियम, वही पॉइंट है। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। Minority French speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by Dutch, who got the benefit of economic development much later। अब क्या हुआ कि माइनॉरिटी थी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, लेकिन उनके पास पैसा ज़्यादा था, वो पावरफुल ज़्यादा थे। तो जो मेजॉरिटी में थी उन्हें ऐसा लगता था कि इन्हें तो सब कुछ ऐसे ही मिल रहा है। अब ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। The problem that the people the Dutch speaking people constitute, यहाँ people नहीं आएगा, एक मिनट दो। हाँ, यहाँ people नहीं आएगा। The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital। ये मेन प्रॉब्लम है। अगर पूछा जाए कि रीज़न फॉर टेंशन इन बेल्जियम और व्हाट वाज अ स्पेशल केस ऑफ बेल्जियम, तो तुम्हें यही लिखना है कि द डच स्पीकिंग कम्युनिटी constitute a majority in the country but a minority in the capital। ये ही एक पॉइंट है, ये एक 2 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब बेल्जियम की गाड़ी को यहाँ रोक दो। अब आते हैं श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन में। एथनिक डाइवर्सिटी का मतलब एक चीज़ बता देता हूँ, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के या फिर कल्चर डाइवर्सिटी, इन सब के लोगों को एक एथनिसिटी बोलते हैं। समझिए, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। पहला पॉइंट, मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स 74% एंड तमिल स्पीकर्स 18%। तो मेजर 2 सोशल ग्रुप्स थे, सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स। ठीक है, कितना हुआ ये 92%। तो ऐसे ही हो गया। बाकी के 7% दूसरे स्पीकर्स थे, देखते हैं अभी। Among the Tamil speakers, there are 13% native Tamil speakers and 5% Indian Tamil speakers। तो अब 18 में से 13 तो श्रीलंका के तमिल स्पीकर्स थे और 5% इंडियन थे। ठीक है, अब ये 5% इंडियन कौन थे? 5% इंडियन वो थे जो whose forefathers came as plantation workers during the colonial period। क्या होता था ना कि पनिशमेंट में क्या होता था, जब ब्रिटिशर्स जैसे पनिश करते थे तो वो लोग श्रीलंका भेज देते थे फार्मिंग करवाने के लिए, प्लांटेशन फार्मिंग करवाने के लिए। ठीक है, तो वो भी तमिल थे, जैसे तमिलनाडु के तमिल थे, वो श्रीलंका चले गए। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ की रिलीजियस कॉम्पोजिशन क्या कहता है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट whereas most Tamils are Hindus and Muslims। There are about 7% of Christians who are both Tamil and Sinhala। ओके, ठीक है, समझे इस बात को। तो अब इससे हम क्या समझते हैं कि बुद्धिस्ट कितने % हुए,
बुद्धिस्ट हुए सिन्हाला स्पीकर्स कितने थे 74, तो बुद्धिस्ट 74% हम ये कह सकते हैं। मोस्ट ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। और हिंदूज एंड मुस्लिम्स कितने हुए इस हिसाब से 18% लेके चलते हैं अप्रॉक्स, और 7% क्रिश्चियन, 1% दूसरी कम्युनिटी लिख सकते हो, वैसे ये पॉइंट लिखना मत। अब पॉसिबिलिटी ऑफ मेजॉरिटी डोमिनेंस एंड कन्फ्लिक्ट्स, देखो सिन्हाला बहुत बड़ी मेजॉरिटी में है, ऐसा भी नहीं कि 1-2% से, 74% सिन्हाला है और 18% तमिल, तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी इनकी है। तो इससे देखते हैं, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948 एंड द सिन्हाला वर द मेजॉरिटी, ठीक है, समझिए इस बात को। सिन्हाला sought to serve dominance over the government by virtue of their majority। अब सिंपल सी बात है, सिन्हालाज मेजॉरिटी में थे तो वो डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहे थे गवर्नमेंट पे, ठीक है। अब मेजोरिटेरिज्म क्या है? मेजोरिटेरिज्म इज अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे दे वांट, डिसकार्डिंग द विशेस एंड द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। अब इसको कैसे समझते हैं? मेजोरिटिज्म इज अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कमेटी, जो मेजॉरिटी कमेटी होती है वो अपनी कंट्री को किसी भी तरीके से रूल कर सकती है, और जो माइनॉरिटी होती है उनकी विशेस को, उनकी डिमांड्स को ऐसे कुछ सीरियसली नहीं लेते हैं, लाइटली लेते हैं कि नहीं जी हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, ओके। अपनी मर्जी से चलाना मेजोरिटिज्म होता है, डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड द नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्कर में आ सकता है। और इसके बाद पूछ लेंगे कि वॉज दैट मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, हाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस सिन्हाला सॉट टू डोमिनेट ओवर द कंट्री एज दे वर इन मेजॉरिटी, ऐसे लिख सकते हो, ओके। देखो मैं क्वेश्चंस बताते हुए चल रहा हूँ कि क्या क्या आ सकते हैं। इसके बाद वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस भरे होंगे। अब हमें स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, 3 स्टेप्स लिए गए थे मेजर। तो ये मेजर 3 स्टेप्स कौन से थे पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप, इन 1956 एन एक्ट पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, थस डिसरिगार्डिंग तमिल्स। 1956 में एक एक्ट पास किया गया था जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज को द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है, डिसरिगार्डिंग तमिल्स। अब इससे क्या होता है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज अगर मान लो किसी कंट्री में बहुत सारी, जैसे अपनी इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, अगर एक ही लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया तो हर एक इंसान को सिर्फ उसमें ही बात करना पड़ेगा। अब एक ही लैंग्वेज में सब बात नहीं कर सकते ना, सबको हिंदी नहीं आती, सबको तमिल नहीं आती, सबको इंग्लिश नहीं आती फॉर एग्जांपल, और सबको ही तेलुगु नहीं आती। इसी तरीके से सबको तमिल नहीं आती थी, सबको सिन्हाला लैंग्वेज भी नहीं आती थी, इसलिए ये तमिल्स को डिसरिगार्ड करता था। पॉइंट नंबर 2, ये देखो ये वाला क्वेश्चन 110% आएगा कि दे व्हाट स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला डोमिनेंसी सुप्रीमेसी, और डोमिनेंस, हाउ डिड सिन्हालास पुट देयर डोमिनेंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मेजर यही है, ये तुम्हें पूरे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओके, 110% आएगा। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेशंस फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो अब क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने प्रीफरेंशियल पॉलिसीज़ को फेवर करा दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेशंस। सिन्हाला एप्लीकेशन मतलब जैसे जो सिन्हालास थे, अगर तुम सिन्हाला हो तुम्हें आराम से यूनिवर्सिटी जॉब दे देंगे, गवर्नमेंट जॉब दे देंगे, यूनिवर्सिटी पोजीशन दे देंगे। और अगर तमिल हो तो तुम्हें नहीं देंगे, तो तमिल को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अब ये देखो, प्रोटेक्ट भी हम बुद्धिज़्म को करेंगे, फॉस्टर भी, यानी कि बुद्धिज़्म को मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? कि सिन्हालास क्या थे, बुद्धिस्ट थे। अभी हमने पढ़ा था एथनिक डाइवर्सिटी में, ठीक है। ये 3 मेजर क्या क्या 3 पॉइंट्स लिए गए, 1956 एक्ट, इसमें क्या हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला वाज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज वर फॉलोड दैट फेवर्ड सिन्हाला फॉर एप्लीकेशंस फॉर यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। समझा इस बात को? अब इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि all these measures increase the feeling of alienation
अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। एलियनेशन मतलब जैसे कि आप दूसरे ग्रह से हो, तुम्हें एलियन जैसा फील करवाया गया है, ठीक है, इसलिए एलियनेशन वर्ड की वर्ड है। फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स इंक्रीज्ड। पॉइंट नंबर 2, दे फेल्ट दैट बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। अब बुद्धिज़्म को तो तुमने फॉस्टर कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, दूसरे कल्चर्स की कोई वैल्यू नहीं बची ना, फिर हिंदूज़ की, मुस्लिम्स की, क्रिश्चियंस की इतनी वैल्यू नहीं बची उस हिसाब से। इसलिए दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, विच इज़ एक्चुअली ट्रू, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि द गवर्नमेंट फॉर प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला फॉर जॉब एप्लीकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, पढ़ा था। फिर डिस्क्रिमिनेटेड देम अगेंस्ट गेटिंग जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज, इग्नोर देयर इंटरेस्ट। ये 3 मार्कर में आ सकता है। तो 3 मार्कर में ना ये स्टार्ट ऐसे करना है, ये बहुत ज़रूरी स्टेटमेंट, और ये 3 पॉइंट्स ये स्टार्टिंग की स्टेटमेंट है, ओके, ठीक है। तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, एलिनेशन की फीलिंग आई, बुद्ध सिन्हाला लीडर्स वर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट policies denied them equal political rights, discriminated them against getting job and opportunities। यही इम्पैक्ट पड़ा था। अब इस इम्पैक्ट के बाद रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स को समझते हैं। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो वही बात होगी, एक बार तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई तो इजीली जॉब्स मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूज़ तमिल में हुए, या फिर जॉब इंक्रीज़ हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होगी, यही बात है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, पार्टीज़ लॉन्च करी और स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ये मेजर ये है तुम्हारा कीवर्ड, लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam in north and eastern parts of Sri Lanka। ये तमिल ईलम क्या है? तमिल ईलम बस एक पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो, कैसे बनाऊँ, अगर मान लो कि ये श्रीलंका है फॉर एन एग्जांपल, तो वो लोग कहते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट में अपना एक पर्टिकुलर स्टेट बना ले। तो बेसिकली अपनी खुद की कंट्री, खुद का स्टेट, जहाँ पे खुद की कंट्री खुद के स्टेट में तो कैसे भी रूल कर लो। तो वो इसलिए तमिल ईलम को, ईलम बस एक जगह है, जैसे फॉर एग्जांपल वो पार्टीशन मांग रहे थे एक तरीके से, समझे इस बात को। तमिल ईलम और कुछ नहीं है, पार्टिसिपेशन, और तमिल ईलम एक खुद एक कंट्री या स्टेट बनाना चाह रहे थे, ठीक है। इंडिपेंडेंट तमिल ईलम इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, डिमांडिंग। The distrust between the two communities turned into widespread conflict which caused civil war, which had a terrible impact on socio-economic life of the country। सिविल वॉर हो गई थी, अभी भी देखो, अभी रिसेंट भी हुई थी, पार्लियामेंट को गिरा दिया गया था, और श्रीलंका की आज क्या हालत है सबको पता है। तो ये हुआ क्योंकि पावर शेयर नहीं हुई। तो क्या क्या हुआ, हाउ डिड द श्रीलंकन तमिल्स रिएक्ट? तो तुम्हें लिखना है, लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्निशन तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। 1983 it demanded independent Tamil Eelam in northern and eastern parts of Sri Lanka। और लिखना है कि distrust between the two communities turned to widespread conflict, ठीक है। इस पे क्या क्वेश्चन पढ़ सकता है इम्पैक्ट पे, कि what was the impact of the, अगर इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो 2 पॉइंट यहाँ से लिख दो, 2 पॉइंट यहाँ से लिख दो, मार्क्स पूरे मिलने हैं, ओके, समझ गए इस बात को। अब बेल्जियम में हमने क्या पढ़ा था, बेल्जियम का पढ़ा हुआ याद है, जो हमने वहाँ छोड़ रहा था। बेल्जियम में 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और क्या स्पीक करते हैं, डच। 40% वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच स्पीक करते हैं, 1% जर्मन में, ठीक है, समझ गए, ये पढ़ा था हमने। बेल्जियम लीडर्स, अब देखो डाइवर्सिटी यहाँ पर भी है। श्रीलंका में क्या हुआ, सिन्हाला स्पीकर्स मेजॉरिटी में थे, तो उन्होंने मेजॉरिटिज्म को अपनाया। ये लोग यहाँ पे पावर शेयरिंग को अपनाएंगे, कैसे अपनाएंगे देखते हैं। बेल्जियम लीडर्स took a different path, recognized the regional and cultural differences, ठीक है। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times to accommodate the different diversities to live together in the same country। देखो ये ना एक MCQ में आ सकता है कि how many times did Belgium
बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन 1917 एंड 1993, ठीक है, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं बिटवीन 1970 एंड 1993 हाउ मेनी टाइम्स श्रीलंका अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको तुम ज़रा नन लिख लेना या फिर जो भी आएगा, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि बेल्जियम होता है आंसर में, श्रीलंका भर देते हैं। ओके, हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच स्पीकिंग and number of French speaking ministers shall be equal in the central government. Thus no single community can take decisions. ये thus THUS, thus no single community can take decision unilaterally, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग और नंबर ऑफ डच स्पीकिंग डच स्पीकिंग मेंबर्स पार्लियामेंट में या फिर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होने चाहिए। इससे क्या होगा, कोई भी सिंगल कम्युनिटी यूनिलैटरल डिसीजन नहीं बना पाएगी। बेल्जियम मॉडल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड सो फार। दिस हेल्प्स टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़ एंड पॉसिबल डिवीजन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन्स। तो बेल्जियम का मॉडल कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन ये सारी अरेंजमेंट्स वर्क कर गए इनके लिए। टू मेजर कम्युनिटीज़ में पॉसिबल डिवीजन को रोक दिया ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस। अब क्वेश्चन कैसे बनता है कि व्हाट डिड द बेल्जियम गवर्नमेंट डू टू मेक पावर शेयरिंग, टू डू पावर शेयरिंग और टू सस्टेन अ स्टेबल गवर्नमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के, लेकिन आंसर यही होगा, यही 4 पॉइंट आंसर होंगे कि डच स्पीकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे, देखो 4 पॉइंट्स हैं, तो तुम्हें 4 पॉइंट्स में याद दिलाता हूँ। ऐसे नहीं आ सकता, 1 मिनट देना। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स में तुम्हें ऐसे याद दिला देता हूँ। तो 4 कौन से पॉइंट्स हैं अपने, एक डच सेंट्रल गवर्नमेंट डच स्पीकिंग नंबर ऑफ डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आर इक्वल, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर शेयर करी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ब्रसल्स की अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट है जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है दोनों कम्युनिटीज़ की। अपार्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू सेपरेट लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, ठीक है, ये चीज़ समझे। अब हम पढ़ते हैं बाय पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। इसके 2 रीज़न्स हैं, ठीक है, एक रीज़न है प्रूडेंशियल रीज़न और एक रीज़न है मॉरल रीज़न, ठीक है। प्रूडेंशियल रीज़न क्या है, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा। पावर शेयर करी बेल्जियम में तो ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए नहीं, जबकि श्रीलंका में क्या हुआ, मेजॉरिटिज्म को फॉलो करा तो सिन्हाला और तमिल्स में बहुत बड़ी कन्फ्लिक्ट हुई, सिविल वॉर हो गई, ठीक है, जिसके वजह से उनकी सोशल इकोनॉमिक लाइफ बिल्कुल ही बेकार हो गई। ओके, सोशल कन्फ्लिक्ट्स ऑल्फन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ये मतलब क्या है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक अट्रैक्टिव इन शॉर्ट रन बट इन लॉन्ग रन इट विल अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। देखो, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायर में, व्हाट आर द पोटेंशियल रीजंस फॉर ऑफ पावर शेयरिंग में, ये 3 पॉइंट्स जरूर लिखना। दैट पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, सोशल कन्फ्लिक्ट्स लीड often lead to violence and political instability. Imposing the will of majority community over the others may look attractive in short run but in long run it will undermine the unity of nation। इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर मेजॉरिटिज्म को फॉलो करती है तो शॉर्ट रन में वो ठीक रहेगा। जैसे कि देखा 1956 तक वो ठीक था, लेकिन उसके बाद एट द एंड क्या हुआ, सिविल वॉर हो गई और लॉन्ग रन में इसलिए नेशन को प्रॉब्लम हुआ तो मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी प्रॉब्लम हुई, सिन्हालास को भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है। Tyranny of the majority is not just oppressive for minority but also brings ruin to majority, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। अब मॉरल रीजंस क्या है, मॉरल रीजंस है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे, क्यों, तुमने पावर शेयर करी
स्टेट गवर्नमेंट के साथ करी। बेल्जियम ने क्या करा, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई, ब्रसल्स में अपनी गवर्नमेंट बनाई, खुद की एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट बनाई। तो इससे क्या हुआ ना, लोग अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट कर सके। जैसे इंडिया है, इंडिया एज ए डेमोक्रेसी, समझते हो बात को, हर एक लैंग्वेज के पास अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है, कोई इम्पोज नहीं कर रहा है, कोई अपने स्टेट में अपनी लैंग्वेज बोली जा सकती है, ठीक है, ऐसा कोई इम्पोज नहीं है। इसलिए पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये एक तो बताता है कि आपको कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना चाह रहा है और आप कैसे कॉन्स्टिट्यूट होना चाहते हो, वो भी आपको एक ऑप्शन देता है, क्योंकि आपको एक इलेक्शन के टाइम पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े करने को दे देता है ऑप्शन। A democratic rule involves sharing of power with those affected by its exercise and who have to live with it. ये 9th में पढ़ा था ना तुमने, a democratic rule involves sharing of power with those who are affected and those affected by its exercise and who have to live with it. People have the right to be consulted on how they are governed. A legitimate government is a government where citizens through participation acquire a stake इन द सिस्टम। ये बिन नहीं है, ये स्टेक इन द सिस्टम है। बहुत ख़राब है पीपीटी में। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, अच्छा अब तुमने दो फॉर्म्स पढ़े, मॉरल रीजन और पोटेंशियल रीजन। पोटेंशियल रीजन में क्या है कि इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बाय रिमूविंग सोशल कन्फ्लिक्ट्स। और क्या है, और ये दो पॉइंट लिख देना, इम्पोज, ठीक है। मेन पॉइंट तो यही है, पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। इसको प्रूव करने के लिए ये दो पॉइंट ज़रूर लिखना। और मॉरल रीजन में कैसे आएगा कि मॉरल रीजन में सबसे ज़्यादा पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्नमेंट, ओके। A legitimate government is a government where citizens through participation acquire a stake in the system। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आते हैं हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। हमने ही क्लास 8th में पढ़ा था। लेजिस्लेटर कौन सी है, जो कि लॉज बनाती है। जुडिशरी कौन सी है, जो लॉज को देखती है कि लॉ ठीक है। वैसे लॉ जुडिशरी दोनों को देखती है ना। एग्जीक्यूटिव है जो कि लॉ को एग्जीक्यूट करती है। ये बेसिक पढ़ा था हमने क्लास 8th में, ठीक है। सच ए सेपरेशन, सबसे पहला तो ये power shared among different organs. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power। यानी कि लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, इस पे चेक कर सकती है, ये इस पे भी चेक कर सकती है, ये इस पे भी चेक कर सकती है। तो इसलिए ये इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसे यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक से लिख रहा हूँ। ये है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्यों कहते हैं ऐसे, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, दिस रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर। ऐसा नहीं कि जुडिशरी अपने पावर कर रहा है, लेजिस्लेचर अपना ही अलग पावर कर रहा है, तीनों इक्वल हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आया what is horizontal power sharing, when power is shared between legislature, judiciary and executive, this ensures that none of the organs can exercise unlimited power, ठीक है। horizontal power sharing किस में होती है, organs of the government में, ठीक है। समझे इस बात को। power share among different levels of the government, इसे कहते हैं vertical distribution। ये horizontal बना दिया है गलती से, इसको ऐसे होना चाहिए, ये होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो पूरी कंट्री के लिए होती है। उसके नीचे आता है स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आती है लोकल गवर्नमेंट, ओके। इसे कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसके बारे में तुम, ये पूरा अपने आप में एक चैप्टर है जिसका नाम है फेडरलिज्म। ये चैप्टर नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस का, ओके। इन अ फेडरल गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड बिटवीन अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट
और रीजनल लेवल, ठीक है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स इट्स पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स इट्स पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, ओके। Power shared among different groups. This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated. This method is used to give the minority community a share in power. देखो जैसे कि हमारे यहाँ OBCs के लिए, SCs के लिए, STs के लिए 1/3 रिजर्व्ड सीट्स हैं, ठीक है। विमेन के लिए भी 1/3 रिजर्व्ड सीट्स हैं। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिससे कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी पावर मिले, ओके, इसलिए इन्हें पावर देते हैं। समझ गए इस बात को। गिव स्पेस टू द गवर्नमेंट, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द, इज द गवर्नमेंट, नहीं ये इन द गवर्नमेंट है, वो मैं सोचूँ कुछ डिफरेंस है, इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स who otherwise would feel alienated, जिससे वो alienated फील ना हो। वैसे देखो डिफरेंट ग्रुप्स पे हमेशा क्वेश्चन कम आता है, मेजर क्वेश्चन तो यही आता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कौन सी होती है और वर्टिकल पावर शेयरिंग कौन सी होती है, ठीक है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज इज इक्वल टू कॉम्पिटिशन। तो देखो अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सारी पावर दे दी तो वो पॉलिटिकल पार्टी बार बार आती रहेगी, और ऐसी चीज़ को तुम डेमोक्रेसी नहीं बोलोगे जिसमें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बार बार आ रही है विदाउट द वोट्स, ओके, विदाउट गेनिंग अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। हर एक पॉलिटिकल, इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ, हर एक पार्टी को अलग अलग कैपिटल पैसा मिलता है जिससे कि वो अपने एजेंडाज पूरी कंट्री में या अपने पर्टिकुलर स्टेट में, लोकल प्लेसेस में एटलीस्ट बता पाएँ अपने एजेंडास, उसके लिए पैसा मिलता है। उसके लिए इसी चीज़ को पावर शेयरिंग कहती है। पावर शेयरिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि पावर हाथ में दे दी हूँ, नहीं, तुम्हें कुछ राइट्स दे दिए, उन राइट्स का ही मतलब पावर शेयरिंग। समझ में आया ना तुम्हें? तो अब इससे हमारा चैप्टर एंड हो गया है। चैप्टर के मेजर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है, बेल्जियम का मॉडल पूछ सकते हैं, और श्रीलंका में मेजर क्वेश्चन बनता है कि मेजॉरिटिज्म को पॉपुलराइज करने के लिए क्या क्या हुए थे, तो जिसमें वो 1956 का एक्ट आता है, और क्या क्या आता है, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ आती हैं, और बुद्धिज़्म को फॉस्टर करने को आ जाता है। मेन क्वेश्चंस यही बनते हैं। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है, यही क्वेश्चंस बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस मेजर नहीं आते हैं। एमसीक्यू में आ सकते हैं क्वेश्चंस, इसके ऊपर मैं कुछ वीडियो और बाद में बनाऊंगा। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।